अब भी मजा आएगा ना बीड़ू बीड़ू बीड़ू। यस चलो, इंडेस 102 करे शुरू। यस अब इसके अंदर क्या सुनना ध्यान से, 102 में क्या होता है, आपका जो बचपन में ईसॉप था वही होता है शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। तो ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे करना है, लेकिन एक बार फटाफट सारे कंसेप्ट का आपको देता हूं मैं ओवरव्यू, फिर अपन जंप मार के से पुदक के जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सुना, शेयर बेस्ड पेमेंट कब होता है, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड अ थर्ड पार्टी, है ना। वो थर्ड पार्टी इंप्लॉय भी हो सकता है और वो अदर देन इंप्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। जहां कंपनी विल गिव शेयर्स, कंपनी इनको शेयर्स देगा या फिर कैश देगा बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स, या तो शेयर्स देगा या फिर कैश देगा बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स, और बदले में गुड्स या सर्विस रिसीव करेगा, बदले में गुड्स या सर्विस क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, जहां कंपनी देगा शेयर्स या कैश, है ना। अगर शेयर्स देगा तो उसको बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड, अगर कैश देगा बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स तो उसको बोलते हैं कैश सेटल्ड, ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला रिलेवेंट पॉइंट, स्कोप वगैरह तक काम करनी, आगे बढ़ जाओ। फिर अगर आपने ट्रांजेक्शन किया विद अदर देन इंप्लॉई तो अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो इसमें दो होता है, मैंने क्या बताया था, देयर कैन बी इक्विटी सेटल्ड, देयर कैन बी कैश सेटल्ड। अगर आप शेयर देने का प्रॉमिस कर रहे हो तो उस केस में आपकी एंट्री पता है कैसी होती है, जो भी अगर आपको सर्विस मिल रही है तो आप एक्सपेंस बोलोगे, गुड्स मिल रहा है तो असेट बोलोगे, तो एक्सपेंस या असेट अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व क्रिएट करना। जब शेयर्स देना है तो अपन रिजर्व क्रिएट करते हैं और फिर इस रिजर्व से अपन शेयर इशू कर देते हैं। लेकिन जब कैश देने का प्रॉमिस किया है तो आप रिजर्व नहीं, आप टू एसबीपी लायबिलिटी क्रिएट करते हो, यह बात ध्यान रखना। उसके अलावा जब आपका ट्रांजैक्शन अदर देन एम्प्लॉय के साथ है तो उस केस में एक तरफ आप शेयर दे रहे हो, एक तरफ आप सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहे हो, तो इट इज लाइक अ बार्टर ट्रांजैक्शन। तो ये चीज को अपन कौन से वाले अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो बोलते हैं पहला प्रेफरेंस दोगे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस एक्वायर्ड, सेकंड प्रेफरेंस दोगे गिवन अप वाले को, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो तो सर्विस का जो खर्चा है वो आप डे वन पे नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस बुक करना, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस सर्विस है, 3 साल या 3 महीने की सर्विस है, तो अक्रॉस द इयर्स अक्रॉस द पीरियड बुक करना। इट इज लाइक वेस्टिंग पीरियड, जैसे इंप्लॉयज वाले केस में आएगा वेस्टिंग पीरियड, तो अपन खर्चा वेस्टिंग पीरियड के अंदर बुक करते, ध्यान रखना। और वो फोर्थ वाला पॉइंट है अपना शेयर बेस्ड पेमेंट विद इंप्लॉयज। जब इंप्लॉय के साथ आप शेयर बेस्ड पेमेंट करोगे तो उस केस में आपको निकालना होता है वेस्टिंग पीरियड, तो जितना भी खर्चा है वो अक्रॉस वेस्टिंग पीरियड अपन बुक करते हैं। और यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इक्विटी सेटल की बात कर रहा हूं, तो अब सुन लो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अकाउंटिंग की सीधा बात करता हूं, सबसे पहले ग्रांट डेट पे, सपोज वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स है, तो ग्रांट डेट पे आप कोई भी एंट्री नहीं मारते हो, खर्चा फर्स्ट डे पे नहीं, खर्चा ईयर 1 के एंड पे बुक करते हो आप। तो ईयर 1 के एंड पे आप खर्चा बुक करोगे, आप एंट्री क्या मारोगे, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व, ये पहले साल की एंट्री। यही सेम एंट्री आप सेकंड ईयर के एंड पे मारोगे, यही सेम एंट्री आप थर्ड ईयर के एंड पे मारोगे। और फिर जब इंप्लॉय कटोरा लेकर बोलेगा शेयर्स दे दे मुझे मेरे, तो इंप्लॉय को आप शेयर्स दे दोगे और एंट्री मारोगे एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। तुमको समझता है ये वाला पार्ट, सिंपल। अच्छा, अब आप कौन से वैल्यू पे इस खर्चे को बुक करोगे। ईयर 1 पे अपन एंट्री तो मार दिए, अमाउंट क्या रहेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अपने को फॉर्मूला सिंपल है, अपने को लेना है क्योंकि इक्विटी सेटल्ड है, तो अपन फेयर वैल्यू कब की लेंगे, फेयर वैल्यू कब की लेंगे, ग्रांट डेट की, परफेक्ट। तो अपन लेते सबसे पहले नंबर ऑफ इंप्लॉइज बराबर इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस, परफेक्ट आंसर, इनटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर। जो आपने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बुक कर दिया वो क्या करते हो आप, माइनस करते हो, बराबर, खत्म कहानी। वेरी गुड आंसर अवनी, संबित, प्रणव, हर्षदा, वेरी गुड। क्लियर है वाला पार्ट क्या, यस, ठीक है। तो अपन ये इस तरीके से खर्चा बुक करते हैं, कहानी खत्म। और ये एंट्रीज वगैरह ऐसे मारते हैं, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा देयर आर आल्सो नोन एज सम मार्केट बेस्ड कंडीशंस। अब ये मार्केट बेस्ड कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, कि मार्केट प्राइस बढ़ गई या गिर गई तो हम शेयर देंगे, मार्केट प्राइस बढ़ गई तो शेयर देंगे। अब ये कंडीशन मीट होगी कि नहीं होगी, ये इंप्लॉय के कंट्रोल में नहीं होती है, तो इसका अकाउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से होता है, वो आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। बट ओवरव्यू देने का बात करूं तो इसके अंदर हम डे 1 पे एक वेस्टिंग पीरियड अज्यूम करते हैं और इररिस्पेक्टिव कंडीशन मीट हुई या नहीं हुई, हम उतने ही वेस्टिंग पीरियड के अंदर खर्चा बुक करते हैं। चलो इसकी बात कर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टोटल फेयर वैल्यू वाज लेट्स से 1000, टोटल फेयर वैल्यू ग्रांटेड वाज 1000। तो हमको ये बोला कि शेयर प्राइस अगर आपका एक्स अमाउंट के ऊपर गया तो ये आपको शेयर्स मिलेगा। तो हम ऐसे केस में डे 1 पे एक एस्टीमेट लगाते हैं। सपोज हमने एस्टीमेट किया डे 1 पे वेस्टिंग पीरियड इज 4 इयर्स। अब देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ये 4 इयर्स में मीट कर गया या ये 6 इयर्स में मीट किया। सपोज लेट्स से टारगेट मेट इन 6 इयर्स,
वो बोलता है मार्केट बेस्ड कंडीशन के अंदर आप अपने खर्चे को डिफर नहीं करते हो। आप भले ही वो 6 ईयर्स में मीट किया, हम क्या करेंगे, हम खर्चा ईयर 1 2 3 4 में ही बुक करेंगे। बराबर। अब क्या करेंगे, हम खर्चा ईयर 1 2 3 4 में ही बुक करेंगे। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। तो आप खर्चा कितना बुक करोगे हर साल? 250 250 250 250 करके बुक करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। सबको समझते हैं क्या वाला पार्ट? ओके। अच्छा, अगर ये मीट हो जाता आपका 3 ईयर्स में, अगर 3 साल में मीट हो जाता तो क्या करते? तो उस केस में ईयर 1 एंड 2 में आप 250 बुक करते हैं, और ईयर 3 में 3 और 4 दोनों का बुक कर लेते, दैट इज 500। क्योंकि हमको 3 में मालूम पड़ा ना कि जल्दी मीट कर गया, तो 1 और 2 में 250 बुक करोगे, 3 में जो पेंडिंग है वो सारा बुक कर देना। मतलब अगर वो लेट मीट करता है तो आप खर्चा डिफर नहीं करोगे, लेकिन अगर वो जल्दी मीट कर गया तो 1 एंड 2 में नॉर्मल खर्चा बुक करोगे, 3 में 3 और 4 दोनों का बुक कर लोगे। खत्म कहानी। इसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड कंडीशन। ठीक है। फिर आता है अपना मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, सपोज वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का, है ना, आपको 1 साल के बाद कंपनी बोलता है कि क्योंकि मार्केट में शायद प्राइस वगैरह कुछ गिर जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस देंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शंस देंगे, या फिर हम आपके जो भी एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज करवा देंगे, ऐसा। उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो इसके अंदर एक ही हिंट याद रखना, जब ओरिजिनल प्लान के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल एसबीपी प्लान का अपन अलग अकाउंटिंग करेंगे, परफेक्ट आंसर पिंकी, और मॉडिफिकेशन का हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, कराऊंगा मैं आपको। बराबर। तो ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान का अकाउंटिंग अलग, मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग अलग, इतना आपको ध्यान रखना है। अमाउंट वगैरह कैसे निकलेगा मैं सिखाऊंगा नंबर्स के साथ। उसके बाद आता है अपना कैंसिलेशन। ठीक है। अब कैंसिलेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। कैंसिलेशन के अंदर हम पहले प्लान अनाउंस करते हैं, सपोज वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर्स, ऐसा हमने प्लान अनाउंस किया। ठीक है। 1 साल बीता, सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में हमने बोला हम प्लान कैंसल। ठीक है। क्या बोला हमने? प्लान कैंसल। तो क्या किया जाए? अब फर्स्ट ईयर में तो अपना प्लान था, तो फर्स्ट ईयर में अपन ने एंट्री मारी होगी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व, ये एंट्री मारी होगी। जिस साल आपका प्लान कैंसिल हुआ ना, उस साल ये मत बोलना कि जो बुक किया वो रिवर्स करो, ऐसा नहीं होता है। पहले आप सेकेंड ईयर में रिमेनिंग पूरा एक्सपेंस बुक करोगे, सेकेंड ईयर में आप सेकेंड थर्ड फोर्थ पूरा बुक कर दोगे, तो रिमेनिंग फुल एक्सपेंस यू विल बुक करोगे आप, है ना, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व करके पूरा बैलेंस एक्सपेंस पूरा बुक करोगे। ये आपने किया। ये करने के बाद अब आप जितना भी एसबीपी रिजर्व का बैलेंस है वो सब रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दोगे, सिंपल। तो बराबर। तो आप जिस साल कैंसिल कर रहे हो पहले रिमेनिंग सारा खर्चा बुक करो, फिर 1 का खर्चा 2 वाला खर्चा जितना भी खर्चा था वो सब रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करो। ये एक पहले चीज हो गई। उसके अलावा एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, कैंसिलेशन पे कंपनी कुछ कंपेंसेशन पे करता है एम्प्लॉयज को, दे विल पे सम कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन के केस में एक एंट्री मारनी पड़ती है। कंपनी पैसा दे रहा है तो बोलेगा टू कैश बैंक। अब पैसा कहां से देगा? रिजर्व का सारा बैलेंस तो आरई में जा चुका है, तो वो पैसा आरई से देगा। अब आरई में डेबिट करने का एक लिमिट दिया हुआ है, जितना भी फेयर वैल्यू है ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन, जितना भी फेयर वैल्यू है ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन उतना ही आप आरई में डेबिट कर सकते हो। बैलेंस जो भी रहेगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पे ऑफ करना है। बराबर। इतना ध्यान रखना। जितना भी, समझे तुम मैंने क्या बोला, जितना भी फेयर वैल्यू है ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन उतना ही आरई से पे करना, बाकी जो भी एक्सेस पे किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है वाला पार्ट? कहानी खत्म। बस ये था कैंसिलेशन। फिर आता है कैश सेटल्ड एसबीपी फॉर एम्प्लॉइज। अगर आपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर्स के बदले कैश प्रॉमिस किया है विच इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स, तो बस इसमें एक फर्क है, फॉर्मूला के अंदर अपन फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की नहीं लेते, हम लेते हैं फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। हमको एवरी ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेनी पड़ती है इसके अंदर। यहां ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू से हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, यहां एवरी ईयर एंड क्या फेयर वैल्यू लेते हो। और इंस्टेड ऑफ एसबीपी रिजर्व यू विल बुक एसबीपी लायबिलिटी, और लास्ट में शेयर्स के बदले आपको कैश देना होता है। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज, इसमें एक और केस है, सार्स दैट वेस्ट इमीडिएटली। सार्स का मतलब होता है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। बराबर। उसको मतलब बेसिकली कैश सेटल्ड एसबीपी, उसको प्यार से सार भी बोलते हैं। और अगर वो वेस्ट इमीडिएटली है, इसका मतलब इसका वेस्टिंग पीरियड इज 0 days। तो जब वेस्ट इमीडिएटली होता है तो आप नॉर्मली हम ग्रांट डेट पे कभी कोई खर्चा बुक नहीं करते, बट जब वो होता है वेस्ट इमीडिएटली तो आप डे 1 पे ही सारा खर्चा बुक कर लोगे। आप डे 1 पे एंट्री मारोगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी लायबिलिटी।
डे वन पे ही फुल एक्सपेंस आपको बुक करना होता है। अब कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप डे वन पे सारा खर्चा तो बुक कर लिए, लेकिन इंप्लॉय को पैसा डे वन पे नहीं चाहिए, इंप्लॉय पैसा 1 2 3 साल के बाद लेगा। तो जितने साल के बाद इंप्लॉय पैसा लेता है उतने साल तक आपको एवरी ईयर के एंड पे रीमेजर करना होता है बेस्ड ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू। बेस्ड ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू मतलब अगर फेयर वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज हुआ तो आपको रीमेजर करना पड़ता है। फेयर वैल्यू बढ़ गए तो और खर्चा बुक करो, फेयर वैल्यू गिर गए तो खर्चा कम कर दो, वैसा जो भी है। बराबर ध्यान रखना, जब तक इंप्लॉय पैसा ना ले जाए अपना तब तक रीमेजर करते हुए चलना। इसके ऊपर क्वेश्चन है, करवाऊंगा वो वाला भी, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। ये था कैश सेटल वाला शेयर बेस्ड पेमेंट। उसके बाद आएगा एसबीपी विद कैश अल्टरनेटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है आपने एसबीपी प्लान अनाउंस किया और आपने इंप्लॉयज को ऑप्शन दिया कि तुम चाहो तो कैश मांग लेना, तुम चाहो तो शेयर्स मांग लेना। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? आपको अगर याद रहेगा तो ऐसे केस में हम कैश की करते हैं फुल अकाउंटिंग और शेयर्स की करते हैं इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग, अगर आपको याद रहेगा तो। बराबर। अभी कैसे करते? फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको बता दो कैसे करते। आपको सबसे पहले ग्रांट डेट पे 3 अमाउंट निकालने होते हैं। ग्रांट डेट पे आपको निकालने होते हैं 3 अमाउंट। पहला, टोटल एक्सपेंस एज पर इक्विटी सेटल्ड। तो कैसे निकालोगे? इक्विटी सेटल्ड में जितने भी शेयर्स देने वाले हो वो इनटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट फॉर इक्विटी सेटल्ड। ये आपको सपोज मिला, लेट्स से 1,50,000 मिला, 1.5 लाख मिला, रैंडमली लिया मैंने। फिर आप निकालते हो टोटल एक्सपेंस एज पर कैश सेटल्ड। बुक नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूट करना है ग्रांट डेट पे। तो जितने भी आप शेयर्स कंसिडर कर रहे हो फॉर कैश इनटू फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट फॉर कैश सेटल्ड। ठीक है, कैश सेटल्ड की जो भी है, सपोज का आया 1.2 लाख। अब क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे, दैट इज इंक्रीमेंटल इक्विटी कितना है। तो इंक्रीमेंटल इक्विटी इज 30,000। बस इस इक्विटी को आप बुक करोगे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में। सपोज वेस्टिंग पीरियड वाज 3 इयर्स, तो आप 3 साल में 10,000 10,000 10,000 इंक्रीमेंटल इक्विटी का खर्चा बुक करोगे। बराबर। हर साल आप 10,000 बुक करोगे। किधर गया मेरा? हाँ, हर साल आप 10,000 बुक करोगे। और ये तो हुआ इक्विटी का, मैंने क्या किया? सिर्फ इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग किया। और एवरी ईयर के एंड पे आप कैश सेटल्ड का भी अकाउंटिंग करोगे। सर कैश का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ये जो 1.2 है डिवाइड बाय 3 कर लेंगे क्या? नहीं, कैश वाले को फेयर वैल्यू के चेंज से फर्क पड़ता है। तो जो भी रिवाइज्ड फेयर वैल्यू है एवरी ईयर के एंड की, उसके बेस पे आप कैश का पूरा खर्चा वापस कंप्यूट करोगे। तो सर अगर हमको ये वाला बुक करना ही नहीं है 120 डिवाइड बाय 3 करके, तो हमने ये वाला वैल्यू निकाला ही क्यों? ये वाला वैल्यू निकालने का सिर्फ एक ही मोटिव था, इंक्रीमेंटल इक्विटी निकालना। ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको स्टेप में समराइज करूं तो ग्रांट डेट पे 3 कंप्यूटेशन। पहला, इक्विटी का पूरा वैल्यू। सेकंड, कैश का पूरा वैल्यू। तीसरा, इंक्रीमेंटल इक्विटी। फिर इंक्रीमेंटल इक्विटी को ओवर द वेस्टिंग पीरियड इक्वल एलोकेट करके बुक कर लेना। कैश वाले का खर्चा आप एवरी ईयर एंड पे फ्रेश निकालोगे, पूरा पूरा बुक करना है उसको। खत्म कहानी। अरे क्लियर है क्या वाला पार्ट? यस, परफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। बराबर, डन विद दिस। ये था अपना कैश सेटल्ड वाला पार्ट। फिर आता है ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्लान सब्सिडरी का शेयर देगा पेरेंट, उसको बोलते हैं ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। तो प्लान किसका है? सब्सिडरी का। तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सब्सिडरी बुक करेगा, लेकिन टू एसबीपी रिजर्व सब्सिडरी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स नहीं देने वाला ना। उसके अलावा शेयर्स कौन देगा? पेरेंट। तो टू एसबीपी रिजर्व पेरेंट बोलेगा। बराबर। अब दिक्कत यह है, इसका क्रेडिट खाली है, इसका डेबिट खाली है। बराबर। तो जब पेरेंट इज हेल्पिंग सब्सिडरी तो पेरेंट बोलेगा, मैं बोलूंगा डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और सब्सिडरी बोलेगा टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। आसान भाषा में यही होता है, कहानी खत्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। बराबर। तो पेरेंट जब हेल्प करता है तो बोलता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी बोलता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। बराबर। बस पेरेंट ये बुक करेगा, सब्सिडरी बुक करेगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड, और फिर पेरेंट रिजर्व से शेयर इशू कर देगा। क्लियर, परफेक्ट। तो ये आपके सारे रेलिवेंट कंसेप्ट है शेयर बेस्ड पेमेंट के। इससे ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कंसेप्ट के अंदर। जो भी प्रैक्टिस करनी है अब सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर कर लेना, यस और नो। अरे तुम्हारे भेजे में जाती है क्या बात? अरे यस और नो। 102 का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। मैं सही है। भूषण, दीपिका, नवनीत, तरुण, कैलाश, ओंकार, ठीक है। विवेक सही है। गौरव सही है। आयशा सही है। भव्या सही है। आशीष सही है। भूषण सही है। वासुदेव ठीक है। चलो सही है। संकेत सही है। वैभव सही है। गोपाल सही है। प्रीति सही है। समर्थ शानदार शानदार शानदार, मजा आ गया। चलो अब क्वेश्चन हो जाए। सर करो ना क्वेश्चन, काहे नहीं करते? कराओ, आओ क्वेश्चन पे आओ। आपको बढ़िया बढ़िया एकदम मीठे मीठे आ हा हा प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाता हूं। हर मौसम आम,
किधर गया रे हर मौसम आम? अरे रुको एक सेकेंड ना, मेरे को उसकी किताब खोलनी पड़ेगी। हम्म, हम्म, हम्म। ये रहा इंडेस 102। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन देखना है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो क्या बोलता है? बोलता है सार्स है दैट वेस्ट इमीडिएटली। वेस्ट इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? सारा खर्चा फर्स्ट डे पे बुक करना है, आसान भाषा में बताओ तो। बराबर, तो आप सारा खर्चा फर्स्ट डे पे बुक करोगे, कैसे बुक करोगे? 10,000 सार है, 95 की वैल्यू है, तो आप कितना बुक करोगे? 10,000 इंटू 95, दैट इज इक्वल टू क्या इस पे कैलसी का यूज कर रहे हैं अपन 9.5 लाख आएगा। तो आप पहले दिन पे सारा खर्चा बुक करोगे 9.5 लाख का। अब इसमें आईसीआई का एक इनहेरेंट अजम्पशन है, ठीक है, उनका अजम्पशन ये है कि भले ही वो डे वन पे एलिजिबल हो गए, लेकिन सारे एम्प्लॉयज 3 साल के बाद ही पैसा लेकर जा रहे हैं। अब ऐसा अजम्पशन क्यों है, क्या है, कैसे, उसमें मत पढ़ो। उनका अजम्पशन है कि भले वो एलिजिबल डे वन पे, पैसा नहीं चाहिए उनको, पैसा 3 साल के बाद चाहिए। तो 3 साल तक क्या करना पड़ेगा आपको? रीमेजर करना पड़ेगा। तो बोलता है फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका एक्सपेक्टेशन है कि 95% एम्प्लॉयज को पैसा चाहिए, है ना, और फर्स्ट ईयर के एंड की फेयर वैल्यू दी हुई है। तो अब मैं कैसे रीमेजर करूंगा देख लो। आपके 10,000 सार्स थे, एक्सपेक्टेशन हो गए 95% कोई पैसा चाहिए, इनटू इस दिन का फेयर वैल्यू 112, तो कितना आता है ये? 10,000 इंटू 95% इंटू 112, इट कम्स टू 10,6,400 बराबर 10,64,000। इसमें से आप ऑलरेडी कितना खर्चा बुक कर चुके? उसमें से आप 9.5 ऑलरेडी बुकड है, तो आप इंक्रीमेंटल बुक करोगे, दैट इज विल बुक 1,14,000। तुमको समझा? तो हमने 1,14,000 का एंट्री मारा। ऐसे ही सेकेंड ईयर में आप करोगे। सेकेंड ईयर में क्या हो गया? एस्टिमेट हो गया 92% और फेयर वैल्यू हो गई 109, तो क्या करोगे? 10,000 इंटू 92% इंटू 109 करो, 10,000 इंटू 92% इंटू 109 बराबर वो आएगा आपका जो भी अमाउंट आएगा 10,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बराबर। अब इसमें से आप एक तो 9,50,000 बुक कर चुके, और सेकेंड ईयर में आपने ये भी और बुक किया था ना 1,14,000, तो आप 9,50,000 बुक कर चुके और 1,14,000 बुक कर चुके। अब आपको बुक नहीं करना है, रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो उल्टी एंट्री मारी है, 61 की उल्टी एंट्री, लाइबिलिटी टू एक्सपेंसिव भी है वैसा। तो ऐसा थर्ड ईयर में भी रीमेजर करना और फिर बाद में सबको कैश दे देना, कहानी खत्म। सबको समझता है कैसे करना है? ये इलस्ट्रेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ, है ना। ये है एसबीबी विद कैश ऑल्टरनेटिव। मैंने बताया था ना कैसे करना है इसको। पहले ग्रांड डेट पे 3 कंप्यूटेशन करने का, देखो कैसे करना बताता हूँ। सबसे पहले बोलता है या तो कैश चाहिए या फिर शेयर्स चाहिए। अगर कैश चाहिए तो कैश मिलेगा 1000 शेयर के बेसिस पे, शेयर्स चाहिए तो शेयर्स मिलेगा 1500 शेयर्स के बेसिस पे, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स है और शेयर्स मिलने के बाद 3 साल तक बेच नहीं सकते, ये लॉक इन होता है बराबर। लॉक इन आप वेस्टिंग पीरियड में कंसिडर नहीं करते हो, लॉक इन का इफेक्ट आपके फेयर वैल्यू के अंदर आता है, ठीक है। तो बोलता है अगर शेयर्स लोगे तो शेयर्स वाली फेयर वैल्यू ये है। तो शेयर्स का डे वन पे वैल्यू कितना ग्रांड डेट पे? तो आप बोलोगे शेयर्स लोगे तो 1500 शेयर मिलेंगे और उसकी वैल्यू है 102 के हिसाब से। बताओ कितना आता है, फटाफट से बताओ। 1500 इंटू 102 दैट इज इक्वल टू 1,53,000 बराबर। अच्छा, उसके बाद अगर आपको कैश चाहिए होता तो कैश कितना मिलता? पूरा 1000 के हिसाब से मिलता, और कैश वाले की फर्स्ट डे की फेयर वैल्यू 113 है। सर ग्रांड डेट पे 2 फेयर वैल्यू कैसे? ये जो फेयर वैल्यू है ये रेस्ट्रिक्शन वाली फेयर वैल्यू, लॉक इन वाली फेयर वैल्यू, और ये नॉर्मल फेयर वैल्यू है। तो कैश में नॉर्मल फेयर वैल्यू काम आएगी अपने को बराबर, दैट इज 113। तो कितना आएगा? 1000 इंटू 113 दैट इज इक्वल टू 1,13,000। तो इंक्रीमेंटल इक्विटी कितना हो गया? 40। तो इक्विटी के केस में आप 20 ईच ईयर बुक कर देना, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है इसीलिए। कैश का कैसे करेंगे सर? कैश का आप हर साल नया खर्चा बुक करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ईयर का बात करूं, फर्स्ट ईयर के एंड पे कैश का कितना बुक करोगे? तो फेयर वैल्यू 120 हो गया ना, तो आप बोलोगे 1000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2, तो कितना बुक करोगे? 60,000। सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 132, तो आप बोलोगे 10,000 इंटू 132 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस ऑलरेडी कितना बुक कर चुके? 60 बुक कर चुके, तो कितना आएगा? 72,000 ऐसा बराबर। फिर वो जो भी पैसा मांगे वो बोलता बाद में कैश चाहिए, तो कैश चाहिए, तो कैश का तो आपने पूरा काउंटिंग किया था तो कैश दे देना, और जो भी रिजर्व का बैलेंस पड़ा है वो आप रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। तो देखो वैसे ही किया हुआ है। इन्होंने कंबाइन एंट्री पास की है, 2020 इसका बुक किया इक्विटी वाले का, और कैश वाले का 60 और 72 बुक किया, और कैश मांगा तो कैश दे दिया। ये रिजर्व का क्या होगा? रिजर्व का एक्चुअली रिजर्व आता है आरई के अंदर, वो एंट्री मारी नहीं है बट वो इंप्लाइड है वो चीज, ठीक है, खत्म कहानी। ये था क्वेश्चन नंबर 3, करके जाना। उसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 6, अब वो सेम है,
अब मैं सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपने 3 वाला किया तो 6 वाला भी आपसे हो जाएगा, क्यों, यहां भी वही चीज है, फर्क इतना, यहाँ सर्विस कंडीशन 3 साल की है, वो वही दो है, देखो कैश मांगेगा तो इतना मिलेगा, शेयर्स लेगा तो इतना मिलेगा, सेम है वो, टाइम पास। आगे बढ़ जाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7, शानदार क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें बोलता है कि 100 शेयर्स 500 एम्प्लॉय। अब वेस्टिंग पीरियड नॉर्मली आपको पढ़ के लगेगा कि 3 साल है, नॉर्मली आपको देखिएगा 3 साल है, लेकिन आपको येड़ा बना रहे हैं, वो 3 साल नहीं है। ध्यान से पढ़ो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर टारगेट फर्स्ट ईयर में मीट कर जाओगे तो आपका वेस्टिंग फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा। अगर टारगेट सेकेंड ईयर में मीट करोगे तो वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स होगा, और अगर टारगेट थर्ड ईयर में मीट करोगे तब जाके वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स होगा। अब मैं इसके डेप्थ पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन बता दूं इस क्वेश्चन में वो टारगेट फर्स्ट ईयर में मीट नहीं करता है, तो फर्स्ट ईयर में हमको लगता है कि वो सेकेंड ईयर में मीट करेगा। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ये वाली, तो फर्स्ट ईयर में आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड 1/2 होगा, मतलब एक्सपायर्ड पीरियड 1 ईयर, टोटल पीरियड 2 इयर्स। सेकेंड ईयर में जब आप आते हो तो सेकेंड ईयर में ये मालूम पड़ता है कि वो मीट नहीं कर रहा है सेकेंड ईयर में, और ये भी एक्सपेक्ट करता है कि थर्ड में मीट कर जाएगा। तो सेकेंड ईयर में आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड विल चेंज टू 3 इयर्स, और थर्ड ईयर में मीट करता है तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल ही आपका रह जाएगा, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में अक्रॉस ऑल द इयर्स टोटल वेस्टिंग पीरियड इज नॉट द सेम। फर्स्ट ईयर के एस्टिमेट के हिसाब से इट वाज 2 इयर्स, सेकंड और थर्ड ईयर में इट वाज 3 इयर्स। बस यही वेस्टिंग पीरियड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिंपल है। बाकी इंप्लॉयज एस्टिमेट कर लेना, इंप्लॉयज का एक्सपेक्टेशन लेना, ठीक है। अगर टोटल इंप्लॉयज कितने 500, तो पूरे 500 मत लिखना, उनका एक्सपेक्टेशन है कि इतने छोड़ चुके हैं और इतने एक्सपेक्टेड लीव करना, तो वो भी कंसिडर कर लेना आप उस केस में, खत्म कहानी इसकी, बराबर। ये उस मतलब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, वेस्टिंग पीरियड वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, खत्म। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मार्केट बेस वाला मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया ना क्वेश्चन, वो एग्जांपल में तो जरूरत नहीं है वापस करने का। अब आ जाता है मॉडिफिकेशन, ये एक और शानदार है, टाइम पास है ये भी। सुनो क्या बोलता है, 150 शेयर्स थे, 1000 एम्प्लॉय है, 3 साल का सर्विस कंडीशन है, फेयर वैल्यू ग्रांड डेट पे है 129, ठीक है। अब बोलता है ईयर 1 के एंड पे 35 लेफ्ट, 60 एक्सपेक्टेड टू लीव, तो एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, 1000 लेस 35 लेस 60, तो इंप्लॉयज हो जाएंगे 905, तो 905 इंप्लॉयज हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोलता है इस दिन पे शेयर ऑप्शंस रिप्राइज्ड, रिप्राइज का मतलब होता है मॉडिफाई कर दिया, एज द मार्केट वैल्यू हैज फॉलन। मॉडिफिकेशन में आपको सिर्फ इंक्रीमेंटल वैल्यू लेनी होती है कि कितने से आपने वर्थ इंक्रीज किया। सुन लो, बोलते हैं फेयर वैल्यू गिर के 50 हो गया, आफ्टर रिप्राइजिंग आफ्टर मॉडिफिकेशन दे आर नाउ वर्थ 80, 50 से आप 80 पे ले गए, तो आपने कितने से उसकी वर्थ इंक्रीज करी, आपने उसकी वर्थ 30 रुपए से इंक्रीज करी, तो ये आपकी मॉडिफिकेशन की फेयर वैल्यू है। तो मैंने क्या बताया था, ओरिजिनल का अकाउंटिंग अलग, मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग अलग। मॉडिफिकेशन का जो खर्चा है, ये मॉडिफिकेशन आपने कब किया है, मॉडिफिकेशन आपने ईयर 1 के एंड पे किया है, तो ईयर 1 का एंड बिकम्स ग्रांट डेट फॉर मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का जो खर्चा है फर्स्ट ईयर के एंड से बुक करना नहीं शुरू करोगे, मॉडिफिकेशन का खर्चा आप सेकेंड ईयर के एंड पे और थर्ड ईयर के एंड पे बुक करना शुरू करोगे। मॉडिफिकेशन के लिए वेस्टिंग पीरियड विल नॉट बी 3 इयर्स, इट विल बी ओनली 2 इयर्स, ध्यान रखना है वाला पार्ट। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, चलो आपको मैं बताता हूं, मेरे पास शानदार तरीके से किया हुआ है, इधर आ जाओ। 102 दिख रहा है इधर, किधर 102 नहीं, 102 नहीं है इधर, इधर मिलेगा 102, ये रहा 102, देखो दिखाता हूं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना अपन, यस ठीक है सर, क्योंकि मेरे को एक्चुअली फॉर्मेट दिखाना है आपको और कुछ नहीं। जैसे ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, क्या बोला मैंने, हिंट, अकाउंट फॉर एसबीपी सेपरेटली एंड मॉडिफाइड पार्ट सेपरेटली। तो ओरिजिनल वाले को छेड़ने का भी नहीं, ओरिजिनल के लिए कितने इंप्लॉयज है वो लिखो हर साल के एंड पे, जैसे फर्स्ट का आपको कैलकुलेट करना मैंने सिखाया, नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, फेयर वैल्यू ओरिजिनल में चेंज मत करना, वो 129 ही रहेगी, एक्सपायर्ड पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड, खर्चा ढूंढो ओरिजिनल के हिसाब से। फिर आता है मॉडिफाइड पार्ट, मॉडिफिकेशन हमने ईयर 1 के एंड पे किया हुआ है, तो ये ईयर 1 का एंड बनता है ग्रांड डेट फॉर मॉडिफिकेशन। क्या हम ग्रांड डेट पे कोई भी खर्चा बुक करते थे, आंसर इज नो, तो इसका खर्चा बुक करना आप शुरू करोगे ईयर 2 और ईयर 3 में, बराबर। तो मॉडिफिकेशन का वेस्टिंग पीरियड टोटल रहेगा 2 ईयर्स ही, तो बस। और ये इंप्लॉयज वगैरह कहां से आएंगे सर, जितने इंप्लॉयज ओरिजिनल में थे बस वही कॉपी करते हुए चलना, बस फेयर वैल्यू आप 129 के बदले कितनी लोगे, 30 लोगे। तो आप फर्स्ट ईयर में खर्चा इतना बुक करोगे, सेकेंड ईयर में ये वाला भी बुक करोगे और ये वाला भी बुक करोगे, और थर्ड ईयर में भी आप दोनों बुक करोगे, ये आपको ध्यान रखना है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बराबर, ये था आपका मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग। तो ओरिजिनल को अलग ट्रीट करो, मॉडिफिकेशन को अलग ट्रीट करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, शानदार तरीके से हो जाता है अपना। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है अपना कैंसलेशन। बराबर, फिर क्या आता है अपना कैंसलेशन आता है। अब कैंसलेशन में क्या बताया था मैंने, जिस जिस साल कैंसिल करोगे उस साल पहले सारा खर्चा बुक करना, और फिर जब पेमेंट करोगे तो पे करोगे। तो रिटेन अर्निंग्स में डेबिट करने का लिमिट था, जितना फेयर वैल्यू है उतना। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है 2000 ऑप्शन है, 10 डायरेक्टर्स है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो फर्स्ट ईयर में आपको डेटा दिया है, ये फेयर वैल्यू है। डायरेक्टर्स लगता है 8 ही एक्सपेक्टेड है कि वेस्ट होंगे ड्यूरिंग ईयर 2। अब ईयर 2 में कैंसिल कर दिया, तो ईयर 1 में तो नॉर्मल खर्चा बुक करेंगे, ईयर 2 में रायता फैला के कैंसिल कर दिया। अब ईयर 2 की फेयर वैल्यू 90 है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ये इररिलेवेंट है, किसी काम के नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हो मार्केट प्राइस। आगे फिर बोलता है अल्टीमेटली 9 डायरेक्टर्स को अपन ने कंपेंसेशन पे किया है। कंपेंसेशन वाज पेड ओनली टू 9 डायरेक्टर्स एंड पे एन अमाउंट ऑफ 95 पर ऑप्शन टू ईच ऑफ द 9 डायरेक्टर्स। ऐसा कुछ हुआ है इसके अंदर। बराबर, तो आपने फेयर वैल्यू कितनी दी 90, पे कितना किया 95, एक्सेस कितना पे किया 5। बराबर, तो आरई में डेबिट करने का लिमिट है 90। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का खर्चा बुक करोगे। देख लो, तो हमने पहले खर्चा बुक किया फर्स्ट ईयर का, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एज पर 8 डायरेक्टर्स। फिर सेकेंड ईयर में डायरेक्ट रिवर्सल मत करो, पहले पेंडिंग सारा खर्चा बुक करो। सेकेंड ईयर का एस्टीमेट 8 नहीं 9 डायरेक्टर्स हो जाता है, तो 9 डायरेक्ट पे सारा खर्चा बुक करना पहले। ठीक है, तो खर्चा बुक किया तो इतना पहले पूरा खर्चा आएगा। अब जितना भी बुक किया था आप सबका सब आरई में रिवर्स कर दोगे। ये पहला सेक्शन हो गया। सेकंड, फिर पेमेंट करना है, पेमेंट करना है एज पर 95, लेकिन आरई में डेबिट करने का लिमिट है फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन जितना, दैट इज 90। डिफरेंस जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। बस 5 मार्क का 6 मार्क का बढ़िया सा सिंपल क्वेश्चन आएगा तो करके आ जाना। ये 4 एंट्री मार के आनी होती है, खत्म होगी कहानी इसकी। ये था कैंसिलेशन वाला पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और कौन सा काम का क्वेश्चन है, लेट मी सी लेट मी सी। ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, ये भी मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। वाला क्वेश्चन बोलता है कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट है। ठीक है, 75 इंप्लॉइज है और फेयर वैल्यू 200 है। ठीक है, कैश सेटल्ड वाले में मेरे को ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे को चाहिए एवरी ईयर के एंड की फेयर वैल्यू। तो बोलता है 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो कुछ नहीं 4 साल में खर्चा बुक करने का। ठीक है, तो मैंने 4 साल में खर्चा बुक कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बोलता है 2 केस है। पहला केस, आप अगर खर्चा 4 ईयर्स में बुक करोगे तो आपके वैल्यू क्या होगी। तो हर साल क्या करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट ईयर में खर्चा कैसे बुक करेंगे, मैं बोलूंगा 400 ऑप्शंस इंटू 75 इंटू 210 इंटू 1/4। सेकेंड ईयर में कैसे बुक करोगे, 400 इंटू 75 इंटू 220 इंटू 2/4 माइनस जितना फर्स्ट ईयर में बुक किया वो, ऐसा। तो हर साल इतना खर्चा आपको बुक करते हुए चलना है, ये सिंपल है। अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में यह है कि अगर सेकेंड ईयर में मालूम पड़ता, अगर सेकेंड ईयर में मालूम पड़ता कि वेस्टिंग पीरियड 4 नहीं 3 इयर्स है, तो क्या होता। सेकेंड ईयर में मालूम पड़ता कि वेस्टिंग पीरियड 4 नहीं 3 इयर्स है, तो क्या होता। तो उस केस में आपका सेकेंड ईयर का खर्चा चेंज हो जाता। बराबर, आप फर्स्ट ईयर में तो ऐसे ही बुक करते क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगा था 1/4 ही है। सेकेंड ईयर में जब आए तो आपको मालूम पड़ा 4 नहीं 3 इयर्स है, तो सेकेंड ईयर का आपका खर्चे का चेंज ये होता, क्या आप बोलते इंटू 2/3 माइनस फर्स्ट ईयर में जितना बुक किया वो, ऐसा। बस, और थर्ड ईयर में आप फिर कितना बोलते हैं, थर्ड ईयर में आप बोलते हैं 400 इंटू 75 इंटू 215 इंटू 3/3 माइनस जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बुक किया वो। फोर्थ ईयर आता ही नहीं उस केस में। बस इतना ही फर्क होता है इसमें, समझा क्या। तो 21 वाला क्वेश्चन 8 मार्क का एक बार एग्जाम में आ चुका है भाई। मैं तो बोलता हूँ 100 मार्क का यही पूछो, खत्म करो कहानी इसकी, क्या बोलते हो। हाँ, अगर तुम लोग मुझे बनाओगे प्रेसिडेंट आईसीआई का तो मैं पूछता हूँ 100 मार्क का एक क्वेश्चन। क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो, तुम प्रेसिडेंट कब बना पाओगे, जब तुम सीए बनोगे, तब तक तुम्हारा काम हो चुका रहेगा, तब मेरी जरूरत थोड़ी ना तुम लोग को। हाँ बोलते ठीक है। और प्रेसिडेंट बनाने से क्या होएगा, पेपर तो ना वो सेट कर रहा है। हाय सर, यहाँ आपको थैंक्स बोलने आया हूँ लास्ट अटेम्प्ट में पास कराने के लिए, और जो गिफ्ट भेजा उसके लिए भी पास हो गया, मगर आपकी क्लास लेने की फील अभी भी वही है। बात तो सही है, चलो ठीक है आ जाओ। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब ये क्या है, अगेन ये मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है ध्यान से सुनना। इसमें ना जो ये पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ, इसमें बड़ी खिचड़ी पिचड़ी है। मैं आपको रेलिवेंट चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो मॉडिफिकेशन है,
तो ओरिजिनल अलग, मॉडिफाइड पार्ट अलग। अब सुनना, ओरिजिनल प्लान 3 साल का है, 1000 ऑप्शन है, 2000 एम्प्लॉई है ना। फिर बोलता है ऑन 1 अप्रैल कंपनी का एस्टिमेट है 1800 एम्प्लॉइज विल क्वालिफाई। 1 अप्रैल के एस्टिमेट से फर्क ही नहीं पड़ता, ईयर एंड का एस्टिमेट देखो। बोलता है एस्टिमेट वाज अमेंडेड टू 1850 ऑन ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड पे इतना और सेकंड ईयर एंड पे इतना हो गया था। ठीक है, अपन यही इम्प्लॉइज कंसिडर करेंगे। क्लियर है वाला पार्ट? ओके, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 11 द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज हाउ मच? द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज 1.20। तो ये तो अपने को ओरिजिनल वाले के लिए काम आ जाएगी फेयर वैल्यू। फिर बोलता है द फेयर वैल्यू वाज इंक्रीज टू 1.30 ऑन 31 मार्च 12। उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। आगे अपने को सिर्फ मॉडिफिकेशन वाली वैल्यू से फर्क पड़ता है। बोलता है सितंबर में आपने मॉडिफिकेशन किया है, मतलब आपने मॉडिफिकेशन कब किया? 1.5s के बाद किया, सितंबर 12 में मॉडिफिकेशन किया, दैट इज 1.5s के बाद। तो इसका मतलब अगर टोटल वेस्टिंग पीरियड आपका 3 इयर्स है, आपने 1.5 इयर्स के बाद मॉडिफिकेशन किया है, तो मॉडिफिकेशन का वेस्टिंग पीरियड कितना बचा? 1.5 इयर्स बचा। पहला चीज ध्यान रखना। उसके अलावा अब मॉडिफिकेशन में अपने को वो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू चाहिए ना, वो पता है कितनी है? बोलते सितंबर में फेयर वैल्यू गिरकर हो गई थी 0.90, हमने रिप्राइस किया और उसकी फेयर वैल्यू उठा दी, 1.05 कर दी। तो ये जो डिफरेंस है इसका इंक्रीमेंटल दैट इज 0.15, ये आपकी फेयर वैल्यू है मॉडिफिकेशन के लिए। बाकी जो दिया हुआ है ना ये 1.30 1.25 ये किसी काम की नहीं है। सर हमको कैसे मालूम पड़ा ये रेलिवेंट है? सितंबर में मॉडिफिकेशन हुआ ना, तो सितंबर की फेयर वैल्यू देखो, सितंबर में 2 फेयर वैल्यू दी है, एक 0.9 एक 1.05, ये 2 काम की, इसका डिफरेंस। बाकी सब इरेलीवेंट है, बाकी सब मार्च की कब की दी हुई है, काम की नहीं है वो। सबको समझा? तो इसमें भी ओरिजिनल पार्ट अलग, मॉडिफाइड पार्ट अलग। कैसे करोगे दिखाता हूं आपको, आ जाओ। तो मेरे ख्याल से मैंने ऊपर कर रखा है इसको, ये रहा देखो। इसमें कैसा बोला हुआ है? हमने मॉडिफिकेशन कब किया? 1.5 के बाद। तो मॉडिफिकेशन का जो टेन्योर है वो 1.5 ही रहा। पहला 6 महीना इस साल में, बाकी 12 महीना अगले साल में, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बताया था, ट्रीट द ओरिजिनल पार्ट सेपरेटली। तो ओरिजिनल में 3 साल है, अब थर्ड ईयर का इंफॉर्मेशन ही नहीं तो पूछा नहीं है, बट 3 साल है वैसे, थर्ड ईयर का पूछा नहीं है तो इसलिए किया नहीं है। फर्स्ट ईयर के एंड पे इतना एस्टिमेट, सेकंड ईयर के एंड पे इतना एस्टिमेट। फेयर वैल्यू अपन ओरिजिनल वाले में लेते ग्रांड डेट की, पहली चीज। एक्सपायर्ड पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड अपने को सब दिया हुआ है, खर्चा निकाल लेना। फिर आता है मॉडिफाइड वाला पार्ट। मॉडिफिकेशन फर्स्ट ईयर में हुआ ही नहीं है, मॉडिफिकेशन हुआ है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में भी सितंबर में हुआ है, तो सेकेंड ईयर में आपका जो खर्चा है वो सितंबर से लेकर मार्च तक का बुक करोगे, दैट इज ओनली फॉर द 6 मंथ्स। बराबर? तो आएगा 0.5 इज द एक्सपायर्ड पीरियड टिल द ईयर एंड और 1.5 इज द टोटल वेस्टिंग पीरियड। इस हिसाब से खर्चा बुक करना। और मॉडिफिकेशन की फेयर वैल्यू है 0.15। ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो सोल्यूशन आईसीआई ने दिया हुआ है सही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड नहीं है, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड में आपको क्या कर रखा है, प्रेजेंट करके रखा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड आंसर रितेश, ऐश्वर्या, तन्मय, प्रणव, वेरी गुड। चलो शानदार, आगे बढ़ जाए। यस, फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 23। ये एक और शानदार क्वेश्चन, मतलब चुम्मा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या बोलता है ध्यान से सुनना। आपको याद है अपन ने कभी डिस्कस किया था ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान? वी डिस्कस्ड व्हाट? वी डिस्कस्ड ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। तो इसके अंदर जब अपन ग्रुप एसबीबी की बात करते हैं, तो ग्रुप एसबीबी के अंदर पता है, याद है, पेरेंट बोलता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी बोलता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। बट ये वाला जो पार्ट है ये इसका एक लेवल अप है। सर एक लेवल अप क्यों है सर? क्योंकि जब आप इसको रीड करोगे तो कंपनी एस ने जो भी पी से हेल्प लिया है उसमें 75% तो रीएम्बर्स कर दिया है। क्या कर दिया है? 75% तो रीएम्बर्स कर दिया है। मतलब एस ने पी से पूरी हेल्प नहीं ली है, जितनी हेल्प ली उसमें 75% तो रीएम्बर्स कर दिया। तो नेट में कितने की हेल्प ली है? सिर्फ 25% की हेल्प ली है। तो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? एंट्री मार्केट सिखाता हूं, सुनना। कितने ऑप्शंस थे? 30, इंप्लॉयज थे 100, तो 30 शेयर्स 100 इंप्लॉय, वैल्यू कितना था? 5 रुपया था मेरे हिसाब से, और लाइफ थी 3 इयर्स, डिवाइड बाय 3। तो करो 30 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा? 5000। बराबर? ये ईच ईयर का खर्चा है। अब ये बुक कैसे होगा देख लेना। अगर मैं एस की बात करूं, एस वॉज दी सब्सिडरी, पी वॉज दी पेरेंट। एस की बात करते हैं, एस पहले खर्चा बुक करेगा 5000। 2, वो कितना रीएम्बर्स कर रहा है पेरेंट को? 75%, तो 3750 कैश बैंक बुक करेगा। सिर्फ बैलेंस ही बोलेगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1250। सिमिलरली जब पेरेंट एंट्री मारेगा, पेरेंट क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वो सिर्फ 25% ही बोल पाएगा 1250, क्योंकि बाकी तो उसको पैसा मिल जाएगा ना 75% रीएम्बर्समेंट के फॉर्म में 3750।
फिर वो पूरा बुक करेगा एसबीपी रिजर्व के नाम से, दैट इज 5000। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यस, ध्यान रखना। तो ये जो है ना कि रीइंवेस्टमेंट वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन एंड आ रहा है। शानदार, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, ठीक है। एक ही साल का पूछा तो मैंने 1 ईयर का एंट्री मारा है, अगर पूरा पूछा तो 3 साल का एंट्री मारता, ठीक है। खत्म। देखो इन्वेस्टमेंट से 1250 बुक किया है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से 1250 बुक किया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओहो, फिर तो आता है आ हा 24, मतलब एलडीआर का पापा स्क्वायर है ये। 1:45 बजे, 1:45 बजे मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फेयर वैल्यू तो है, साथ में रायता फैलाने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। तुम समझ रहे हो क्या? एलडीआर का पापा स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसमें एक तो फेयर वैल्यू है, साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। तो अब ससुरी का नाती क्या किया जाए? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। वो बोलता है, सपोज अभी करना कैसे सिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा डिटेल में सिखाता हूं इसको। 1000 सार्स थे, 40 इंप्लॉयज थे, ओके, 1 जैन को। अब वो बोलता है सारे के सारे वेस्ट करेंगे 31 दिसंबर 16 को। अब आधे गधे लोग 15 से 16 में बोलते हैं एक ही साल है, और ये वो 1 जैन का 15 है और 31 दिसंबर का 16 है, तो 2 साल है बीच में। अरे अगर तुम पैदा हुए इस दिन पे तो 31 दिसंबर 16 तक तुम्हारा हैप्पी बर्थडे 2 साल का हो जाएगा ना यार। तो 1 साल मत बोलना येडी की तरह आगे। तो 2 साल आपका वेस्टिंग पीरियड है। उसके आगे फिर बोलते हैं दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग 17-18, मतलब 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है। आगे मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट सार का वैल्यू इज 11, है ना, ग्रांड डेट पे, क्योंकि ये सार है तो ग्रांड डेट की वैल्यू से हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, छोड़ दो। फिर बोलता है लगता है 10% छोड़ देंगे इंप्लॉइज, तो इंप्लॉइज हम 40 लेंगे ही नहीं, हमारे लिए इंप्लॉइज कितने 36 ही है, 40 माइनस 10%, 36 इंप्लॉइज ही है। आगे फिर अपने को ग्रांड हर ईयर के एंड का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, 12, 8, है ना, 13 और 17, ठीक है। बोलते फर्स्ट जैन 17 को होगा ना सेकंड बर्थडे। अरे होने वाला ना तुम्हारा सेकंड बर्थडे, माता मत खाओ फालतू सवाल पूछ के। हाँ जो भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू और 2 साल का दिया हुआ आपको। अब इसका काम क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू का, सुनना ध्यान से मेरी बात करता है इसके बारे में। 10% इंप्लॉइज लेफ्ट बिफोर 31st, सॉरी 10% इंप्लॉइज एक्चुअल में छोड़ के गए। फिर बोलता है फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सरसाइजिंग में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू वॉज 10। उस दिन पे 6 इंप्लॉय अपना पैसा लेकर रफा दफा हो गए। 36 में से 6 इंप्लॉय पहले साल में पैसा लेकर जा रहे हैं और बाकी 30 इंप्लॉइज सेकेंड ईयर ऑफ एक्सरसाइज में पैसा लेकर जा रहे हैं। अब इसका क्या करें सर, सॉल्व कैसे करें? तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैं थोड़ा सा आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। किधर गया ये रहा, सुन लो मैंने क्या बोला। पहले 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है और 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। पहले इजी करते हैं। इजी कैसे करेंगे इसको? वेस्टिंग पीरियड में क्या करना है, खर्चा बुक करना है, तो पहले 2 साल खर्चा बुक कर लो। इतने इंप्लॉइज, इतने ऑप्शन, फेयर वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के एंड का 12 रुपीज, बराबर दिया हुआ ना, 12 रुपीज ले लिया। उसके बाद एक्सपायर्ड पीरियड है और टोटल वेस्टिंग पीरियड है, खर्चा बुक करो। सेकेंड ईयर में सेम कैलकुलेशन मारो, फेयर वैल्यू विल चेंज, खर्चा बुक करो। तो पहले 2 साल आपने खर्चा बुक किया। अब आता है एक्सरसाइज पीरियड। फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सरसाइज में 36 में से 6 इंप्लॉय को पैसा चाहिए, तो डायरेक्टली पैसा मत दो, आपको पहले सारे इंप्लॉयज का जो खर्चा है वो रीमेजर करना पड़ेगा। अब रीमेजर कैसे करते हैं? जो इंप्लॉय को पैसा दे रहे हो ना, उनका रीमेजरमेंट करोगे एट इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो इंप्लॉय को पैसा अभी नहीं दे रहे हो उनको आप रीमेजर करोगे एट फेयर वैल्यू। सर रीमेजर कैसे करेंगे? जैसे ये 6 इंप्लॉय है, इनका इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपया है, तो आप बोलोगे 6 इंप्लॉय इंटू 10 रुपया इंटू कितने ऑप्शन थे, 1000 ऑप्शन, बराबर। ये 6 वालों का आपने वैल्यू लिया 10 रुपया। उसके अलावा जिनको पैसा आज नहीं चाहिए उनको रीमेजर करोगे एट फेयर वैल्यू, तो 30 इंप्लॉइज इंटू 13 रुपीज इंटू 1000, टोटल कितना आएगा? तो आप बोलोगे 6 इंटू 10, निकालो कैलसी पे, 6 इंटू 10 इंटू 1000 एम प्लस 30 इंटू 13 इंटू 1000 एम प्लस एमआरसी। मेरे ख्याल से इट कम्स टू 4,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। अब 4,50,000 में से
आप कितना खर्चा बुक कर चुके हो? आप 2,16,000 बुक कर चुके हो, आप 72 बुक कर चुके हो, तो आएगा 1,62,000। रीमेजर का मतलब है एज पर द रिवाइज्ड फेयर वैल्यू या रिवाइज्ड इंट्रिंसिक वैल्यू आपको इतना खर्चा पहले बुक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पीरियड में पहले ये रीमेजरमेंट का खर्चा बुक करेंगे। कर लिया बुक, अब 6 इंप्लॉय को पेमेंट कर दो। पेमेंट कौन से वैल्यू पे करोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पे करोगे। तो ये पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और कैश बैंक आपका दे दोगे आप उतना। इसका मतलब जो इंप्लॉय पैसा लेकर जा रहे हैं उनको रीमेजर एट इंट्रिंसिक एंड पेमेंट एट इंट्रिंसिक, और जिनको भी पैसा नहीं चाहिए उनका रीमेजर एट फेयर वैल्यू। अच्छा, फिर आता है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में तो इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू दोनों सेम ही है, और इनको लास्ट में पैसा दे रहे हो तो इसको आप पहले रीमेजर करो फिर आप पेमेंट कर दो। तो रीमेजर करोगे तो खर्चा थोड़ा रिवर्स करने को आता है, तो 30,000 का खर्चा पहले आप रिवर्स करोगे फिर आप इनको पेमेंट कर दोगे। सर बाय चांस अगर इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू अलग होती तो आप उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कंसिडर करते हैं, सिंपल। तो ये इसका कंसेप्ट है, ध्यान रखना। तो इसका है ना, मैंने आपको समरी भी लिखा के दिया हुआ है कि जब दोनों दिया हुआ रहे तो इंट्रिंसिक का क्या करना है। जो इंप्लॉय को अपना पैसा चाहिए उनका रीमेजरमेंट इंट्रिंसिक और पेमेंट भी इंट्रिंसिक, और जो इंप्लॉय को पैसा नहीं चाहिए उनका रीमेजर एट फेयर वैल्यू, सिंपल, खत्म कहानी। लिख के प्रैक्टिस करना भाई, सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा, लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसको। शानदार क्वेश्चन है, और जब मैं बोल रहा हूं ना पापा स्क्वायर है तो ये प्रकट होएगा और तुमको मजा आ जाएगा, फिर इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस अच्छा 102 के बोर्ड नोट्स क्या टेलीग्राम पे डालू क्या? 102 के बोर्ड नोट्स लिख के रखूं मैं? 102 तुम सब लोग है ना, मुझे 1-1 करोड़ रुपया जीपे कर देना, ठीक है। तुम इतना सब मांग लिया ना मेरे से, 1-1 करोड़ 1 CR 1 करोड़ रुपीज ईच, क्या पैसा आ जाएगा मेरे पास भाई, मजा आ जाएगा एकदम ही। देर हो गया? हाँ हाँ, स्विस बैंक अकाउंट 1 करोड़ बस। कौशिकी ज्यादा नहीं हो गया? बोलते 1 करोड़ बस, I'll मैनेज, I'll मनोज, ठीक है। बीबी वर्चुअल्स, एके वर्चुअल्स खोलेंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, अपना बीबी वर्चुअल ठीक है, दिस इज फाइन। पेटीएम चेक करो भेज दिया, अबे जाना पेटीएम चेक करो भेज दिया। देखना अभी सवाल का जवाब पूछूंगा तो रिप्लाई नहीं आएंगे तुम्हारे, फालतू बातों पे ये मैं कर लेता हूं, तब तक आप ड्रीम लैंड पे टीम बनाओ। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई मैं कर लेता हूं। आओ बड़े इधर, ध्यान दो, आओ इधर। सुपर चैट वगैरह मत करना कोई भी, सुपर चैट नहीं चाहिए भाई। क्यों नीचे सुपर चैट सर? अरे वो यूट्यूब खा लेता है, करना तो जीपे कर दो। अरे मत कर, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो 150 रुपया देगा, अगर सब मिलकर 150 भी देंगे तो भी हो जाएगा काफी, ठीक है। आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये थोड़ा थियरी सा क्वेश्चन है, करके जाना भाई साहब, रिफर वाला एलडीआर है ये। अब ये ना किसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूं, सुनो। इसके अंदर बोलता है कि ग्रांट डेट कौन सी और मेजरमेंट डेट कौन सी। इसका मतलब क्या है? ग्रांट डेट क्या होती है? जिस दिन आपन ने एग्रीमेंट एंटर किया होता है, बराबर। और मेजरमेंट डेट क्या होती है? जिस दिन अपन फेयर वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो इंप्लॉयज के केस में ग्रांट डेट और मेजरमेंट डेट सेम होती है, बराबर। लेकिन अदर देन इंप्लॉय के केस में ग्रांट डेट होती है एग्रीमेंट की डेट, और मेजरमेंट डेट होती है जिस दिन आपको गुड्स एंड सर्विस रिसीव हुआ। जिस दिन क्या हुआ है? गुड्स एंड सर्विस रिसीव हुआ है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको डेमो देता हूं। जैसे पहला और तीसरा केस था विथ इंप्लॉइज, तो उसमें ग्रांट डेट और मेजरमेंट डेट देखो सेम है। लेकिन सेकेंड केस है अदर देन इंप्लॉइज, तो उसमें ग्रांट डेट अलग है, मेजरमेंट डेट अलग है। समझे क्या? 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती, लेकिन कंसेप्ट तुमको समझा दिया, ध्यान रखना है वाला पार्ट, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंड एस 10 का भी थोड़ा सा प्रकट होता है, इतना ध्यान रखना। अगर आपकी फेयर वैल्यू ईयर एंड के बाद चेंज होती है तो इट इज गोइंग टू बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, तो उसको एडजस्ट मत करना। बस इसको एक सिंगल स्टार दे रहा हूं, एक बार रिफर करके जरूर चले जाना, ठीक है। इसको एक बार सिंगल स्टार दे रहा हूं, रिफर करके चले जाना क्वेश्चन नंबर 2 को। बस ये ध्यान रखना, अगर ईयर एंड के बाद फेयर वैल्यू चेंज हुई नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, ध्यान रखना बस, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो है ना, आधे लोग की तो उसमें पूरा गिल्ला गिल्ला हो जाता है इसके अंदर तुम्हारा। क्या गिल्ला गिल्ला क्या होता है सर? समझ गए ना तुम? आधे लोग का तो माथा खराब हो जाता है इसके अंदर। ये अगर ये क्वेश्चन आ गया, आधे लोगों को सीधा नवंबर दिखेगा भाई। तो ये क्या करे सर इसका? मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, लेकिन अगर पहले नहीं किया हुआ है ना तो तुम लोग को तकलीफ होगी इसके अंदर थोड़ी सी। तो क्या करेंगे सर, इसका तुमको वीडियो चाहिए क्या अलग से? काट के बना कर डालू क्या यूट्यूब पे? बताओ, काट के बना कर डालू? काटा तो वो करती थी,
काटू, चलो ठीक है। तो इसका एक मैं डाल दूंगा वीडियो, कल डाल दूंगा। मैं लिख के रखूँ क्या, वरना मैं क्या भुलक्कड़ आदमी, भूल जाता हूँ ना मैं। आई एम क्यूट पर्सन ना, ठीक है। बट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज भी करवा रहा हूँ जिनको किया हुआ है, बट जिन्होंने नहीं किया हुआ है 102 का क्वेश्चन 3 सेपरेट वीडियो। क्या मैं लिख लेता हूँ ना, मैं क्यूट भूल जाता हूँ मैं। चलो चलो, जिसने कर रखा है उनके लिए रिवाइज करवाता हूँ, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लेना भाई, कर लेना भाई। ये बड़ा क्वेश्चन है इसमें, ये देखो पता है कैसा क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आया पहली बार में तो नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। किया हुआ है तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये एलडीआर है क्या सर? ऑफकोर्स एलडीआर है ये, ऑफकोर्स एलडीआर है। और आईसीआई की आदत है, तुम्हारे अटेम्प्ट का आरटीपी से नहीं पूछेगा, पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी से पूछेगा। दया, दया समझ रहे हो दया? हाँ, पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी से दया। हाँ चलो आओ, तो समझाता है क्या करना है इसके अंदर, सुन लो। सबसे पहले अपने पास क्या था, 400 एम्प्लॉयज है, नॉमिनल वैल्यू इतना है, एक्सरसाइज प्राइस भी दिया हुआ है। नॉर्मली ये एक्सरसाइज प्राइस का टर्म हम ना आईपीसी में सुनते थे कि इंप्लॉय को शेयर फ्री में नहीं मिलता है, उसको सस्ते में मिलता है, ऐसा होता है। और नंबर ऑफ ऑप्शन है 60, मतलब हर इंप्लॉय को हम 60 शेयर देंगे, ठीक है। आगे ये आ सकता है 2 बजे, मतलब 102 से 2 बजे आने वाले 2 क्वेश्चन है, एक वो इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू वाला, और एक ये। इसको भी आप एलडीआर का पापा स्क्वायर बना देना भाई साहब। तो 102 से मेरे को 2 क्वेश्चन देते फील, ठीक है। आगे हाँ, तो अब क्या बोलता है सुनना, बोलता है जितने भी आपने शेयर्स ऑफर किए ना एम्प्लॉयज को, उसको 3 ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप 1 में 20% है, मतलब ये जो 60 शेयर्स है इसको 3 ग्रुप में बांटो। 20% इज इन ग्रुप 1, है ना सर? 3 ग्रुप में क्यों बांटेंगे बता, तो 40% ग्रुप 2 में और 40% ग्रुप 3 में, 3 ग्रुप में बांट दिया। अपने सीए में 2 ग्रुप होते हैं, इसमें 3 ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मतलब 12 शेयर्स ग्रुप 1 में, 24 शेयर्स ग्रुप 2 में और 24 शेयर्स ग्रुप 3 में। सर क्यों बांटा ऐसा? क्योंकि जो ग्रुप 1 के शेयर्स है ना, इसका वेस्टिंग पीरियड 1 ही साल है। जो ग्रुप 2 के शेयर्स है उसका वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, और जो ग्रुप 3 के शेयर्स है उसका वेस्टिंग पीरियड 3 साल है। तो ये जितने भी शेयर्स है ना, ये जितने भी शेयर्स है, इसका एक्सपेंस आप 1 ईयर में बुक करोगे। ये जितने भी शेयर्स है, इसका जो भी एक्सपेंस है आप 1 एंड 2 2 ईयर में बुक करोगे, और इसका आप एक्सपेंस 1, 2 एंड 3 3 साल में बुक करोगे। और तीनों का फेयर वैल्यू अलग अलग है। तो 3 की शक्ति, 3 गुना काम, 3 गुना कम या 3 गुना ज्यादा, ऐसा। तो दिखाता हूं आपको कैसे किया हुआ है, सुन लो। और आखिर में आपसे ना लेजर वेजर मांगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और हर साल का कितने इंप्लॉयज छोड़ के गए, उसका फेयर वैल्यू वगैरह कितना है, वो अलग अलग दिया हुआ है आपको। तो करे कैसे सर? तो इसका आपका सोल्यूशन रेडी है, मैं दिखाता हूं आपको इसका सोल्यूशन, रुको जरा। हम्म, हाँ ये रहा। सर से जो सर की रे धीरे धीरे, किधर गया रे? हाँ ये रहा, देखो। देखो फॉर एग्जाम्पल 400 एम्प्लॉय है, 60 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में बांटा। इसका वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है, फेयर वैल्यू इतना है। वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स है, फेयर वैल्यू इतना है। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है, फेयर वैल्यू इतना है। तो जो ग्रुप 1 के शेयर्स है उसका फर्स्ट का खर्चा इतना, एक ही साल में बुक करना है। जो ग्रुप 2 वाले शेयर्स है उसको आप 2 साल में बुक करोगे, और दोनों साल में इंप्लॉय के एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके बुक करोगे। जो ग्रुप 3 के शेयर्स है उसको आप 1, 2, 3 3 साल में बुक करोगे, ऐसा। तुम समझे क्या? फिर आपको एंट्री नहीं मांगा, लेजर मांगा है, तो लेजर वेजर बना के इनको देना पड़ता है। बट पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ के लेना है। तुमको समझा गया वाला पार्ट? उसके अलावा जब लेजर बनाओगे ना, तो इंप्लॉय के एक्सरसाइज करने की एंट्री भी मांगी है। जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे एसबीपी रिजर्व है, तो आप क्या करते हो, रिजर्व में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो भी था बुक किया आपने, है ना। फिर फर्स्ट ईयर में पता है ग्रुप 1 के शेयर्स तो एक ही साल के थे ना, ग्रुप 1 वाले, तो ये सारे शेयर्स हो जाएंगे वेस्ट। तो इन इंप्लॉयज को आप शेयर इशू कर दोगे। अब आइडियली आप शेयर्स फ्री में नहीं दे रहे हो, थोड़ा पैसा लेते हो ना इंप्लॉय से, तो जितना एक्साइज प्राइस है उतना पैसा मंगाओगे, है ना। फिर आप थोड़ा कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, थोड़ा प्रीमियम में ट्रांसफर करोगे, है ना। और जो इंप्लॉय ने अपना पैसा नहीं मांगा उनको रिवर्स करके आरई में ट्रांसफर करोगे। जो बैलेंस बचेगा वो आप अगले साल लेकर जाओगे, ऐसा। तो ये एंट्री वगैरह मारना भी क्रिटिकल है इसके अंदर, तो ये आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अगर किया हुआ है तो आपको पता है किस तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है हर साल, क्योंकि हर साल एक एक ग्रुप का शेयर्स वेस्ट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में ग्रुप 1 वेस्ट हो गया, सेकंड ईयर में ग्रुप 2 के शेयर वेस्ट होंगे, थर्ड ईयर में ग्रुप 3 के शेयर वेस्ट होंगे, और लास्ट में सब जीरो हो जाएगा। बराबर क्या? तो ऐसे हर साल आपको वेस्टिंग की वगैरह एंट्रीज वगैरह मारनी है और ये करके आना है। ये एग्जाम में आएगा तो मुझे लगता है कम से कम भी 100 मार्क का आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो बट ये इजी है, ये इजी है।
ये पता है ट्रिकी कब लगेगा, जब नहीं किया हुआ है। अगर ये घर पे एक बार भी किया हुआ रहेगा ना तो ये इजी है, क्योंकि कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। कंसेप्ट क्या, 3 ग्रुप है, सबका वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है, तो करके जाना है इसको बराबर। ये एक क्वेश्चन और एक वो वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, इंट्रिंसिक वैल्यू वाला। ये 2 शानदार क्वेश्चन आपको करके जाना ही है बराबर, आ सकते हैं कभी भी। और मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूं वो 2 क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि वो 2 ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए तो आप क्रैक कर लोगे, सब लोग नहीं कर पाएंगे, तुम समझे। तो दिस विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। सर से, अरे सर से मोरी चुनरी जाए, जाए जाए, सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। भाई साहब मजा आ गया, ठीक है।